क्या आपको लगता है कि इस बार जो बीजेपी है वो असम को जीत पाएगी? मैं ऐसा इसीलिए पूछ रही हूँ, इसलिए क्वेश्चन रेज कर रही हूँ बिकॉज ऑफ सीए, क्योंकि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इससे असम के कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग दुखी हैं। ये वही प्रॉमिस है जिसके बूते पे 2014 और 2019 के इलेक्शंस जो हैं बीजेपी ने जीते थे असम के अंदर, लेकिन आज यही सीए, यही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट असम के लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है, उन्हें एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अगर हम सीए की बात करें तो इसको लेके पूरे इंडिया में काफ़ी प्रोटेस्ट देखी गई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट असम और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। पर असम के लोग जिस वजह से सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका जो रीज़न है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, क्योंकि असम के लोगों से वादा किया गया था कि वहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करेंगे। पर ये जो सीए है, इसके जो नए रूल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको ज़्यादा इजीली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसीलिए आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों जो असम के लोग हैं वो इस सीए के जो नए रूल्स हैं उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, जबकि उन्हीं की डिमांड थी कि वहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है उसे दूर किया जाए। पर शायद जो गवर्नमेंट है उसने उनकी डिमांड्स का कुछ और ही मतलब निकाल लिया है। तो इस पूरे इशू को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम जो है वो अराइज़ कहाँ से हुई, कैसे इतने सारे लोग जो है असम वेस्ट बंगाल में आ गए, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्हें प्रॉब्लम है। और नॉर्थ ईस्ट में इस सीए की प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ असम और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स ही क्यों ज़्यादा इम्पैक्टेड है, बाकी जो स्टेट्स हैं, क्योंकि और भी जगह जो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बट ये जो दो स्टेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस सीए से। तो इसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल नया है तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम शुरू से स्टार्ट करें कि कैसे जो असम है वो इंडिया का पार्ट बना और कैसे ये इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले तो असम का जो इंडिया के अंदर इंक्लूजन है ये एक 2 पार्ट स्टोरी है। एक तो है ब्रिटिश रूल और उसके बाद इंडिया की इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटिश रूल के दौरान, जो कि 1826 से 1947 तक था, तो उस दौरान अगर हम सबसे पहले प्री ब्रिटिश एरा की बात करें तो असम की जो है हिस्ट्री बहुत ही रिच है विद वेरियस किंगडम्स, इंक्लूडिंग द ओम किंगडम जिसने सेंचुरीज तक इस एरिया को रूल किया था। इसके बाद 1826 के अंदर जब पहला बर्मीज़ वॉर हुआ तो उसके बाद जो ब्रिटिश है उनके पास इस एरिया का कंट्रोल आ गया था ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ ओम डायनेस्टी। इसके बाद 1874 तक जो असम था वो एक सेपरेट प्रोविंस बन गया था अंडर द ब्रिटिश इंडिया, जिसमें जो शिलोंग था वो उसकी कैपिटल थी। अब क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इस एरिया के अंदर रूल कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए, जैसे कि जो टी प्लांटेशन है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसने असम की इकोनॉमी को जो है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया, बूस्ट किया, और वहाँ की डेमोग्राफिक को भी। लेकिन इसी दौरान जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो और स्टेट्स की तरह जो असम है उसने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और जब 1947 के अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के टाइम पे जो असम है जो कि ब्रिटिश के अंडर आता था वो डोमिनियन ऑफ इंडिया का जो है पार्ट बन गया ऑन 15 अगस्त 1947। बट जो सिलेट डिस्ट्रिक्ट था असम का, एक्सेप्ट दी करीमगंज सब डिवीज़न, वो किसके पास चला गया? ईस्ट पाकिस्तान के पास। लेकिन आज की तारीख में वो जो पार्ट है वो बांग्लादेश का है। तो इस तरीके से पार्टीशन के दौरान वैसे तो पूरा असम जो है इंडिया के पास ही गया था, लेकिन सिर्फ जो सिलहेट डिस्ट्रिक्ट था वो इंडिया के पास नहीं आया। और इसके अलावा असम के अंदर जो इंडिया के पास बचा था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन भी हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद असम ने काफ़ी सारे नए स्टेट्स बने, जैसे कि मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम। ये सभी जो हैं असम से निकले, रिफ्लेक्टिंग द रीजन्स डाइवर्स एथनिक एंड कल्चरल मेकअप। सो इस तरीके से जो असम है वो इंडिया का पार्ट बन गया, और उसका एक हिस्सा, एक पार्ट जो है वो उस समय भले पाकिस्तान के पास चला गया था, लेकिन आज की तारीख में प्रेजेंट डे में वो बांग्लादेश के पास है। तो ये तो बात हो गई हिस्ट्री की कि कैसे जो है असम इंडिया का पार्ट बना।
बट अब हम समझ लेते हैं जो कि मेन इशू है हमारे वीडियो का, वो है इलीगल इमिग्रेंट्स, कि वो कहाँ से आए, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है। तो जो ज़्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स असम के अंदर आते हैं वो आते हैं बांग्लादेश से, और इसके मेजरली 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहला तो जो हिस्टोरिकल रीज़न है वो है बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर, जो कि 1971 में हुआ था। तो इस वॉर के दौरान अराउंड 10 मिलियन बांग्लादेशी, जो कि मोस्टली हिंदू थे, वो उस ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ के जो कि अभी बांग्लादेश में उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, उसे छोड़ के इंडिया में आ गए थे, ताकि जो है वो रिफ्यूज ले सके, रिफ्यूजी की तरह वो इंडिया में आ गए थे। पर्टिकुलरली इन असम एंड वेस्ट बंगाल, जिसको जो असम के लोकल लोग हैं उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स मानते हैं। दूसरा जो मेजर रीज़न है वो है इकोनॉमिक रीज़न, क्योंकि जो बांग्लादेश था वो नया नया बना था, तो इस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे, जो बांग्लादेशीज़ थे, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंडिया के अंदर आते थे, पर्टिकुलरली इन स्टेट्स विद अ हाई डिमांड फॉर अनस्किल्ड लेबर। और अगर हम मेथड देखें, वे देखें कि कैसे वो इंडिया के अंदर एंटर कर पा रहे थे, तो जो एग्जैक्ट मेथड है ऑफ इलीगल एंट्री वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है टू ट्रैक। बट क्योंकि जो बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का वो पोरस बॉर्डर है, तो इलीगली वो वहाँ से आ पा रहे थे। इसके अलावा जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी करके भी वो इंडिया के अंदर जो है आ रहे थे, शामिल हो पा रहे थे, ताकि जो बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स हैं वो उससे दूर हो सके। वहाँ पर जो इंस्टेबिलिटी थी, काम नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उससे दूर रहने के लिए वो इस तरीके से इंडिया में एंटर हो रहे थे। बट असम के जो लोकल लोग थे वो इस इलीगल इमिग्रेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था कि वो उनकी कंट्री में, उनके स्टेट में घुस रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका काम डिवाइड हो रहा है, उन्हें उतना राइट नहीं मिल पा रहा और वो उनका काम छीन रहे हैं। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स को कंट्री से बाहर निकालने की डिमांड है वो आज से नहीं, 1960s से चालू हो गई थी। तो असम जो है वो काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहा है कि आइडेंटिफाई किया जाए इन इलीगल इमिग्रेंट्स को और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाए, जो कि ज़्यादातर बंगाली स्पीकिंग पीपल हैं। तो इस वजह से जो स्टेट है, जो असम है, उसने ऑलमोस्ट 6 इयर्स तक देखा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसे नाम दिया गया था असम एजिटेशन, विद द प्राइमरी डिमांड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। तो ये जो एजिटेशन था ये 1979 से 1985 तक चला, और इस एजिटेशन को देखा जाए तो ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ था, बट बाद में वायलेंट हो गया था। और इसके अंदर कौन कौन शामिल था? ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और जो ऑल असम गाना संग्राम परिषद है, दे वर दी मेन ड्राइवर्स ऑफ असम एजिटेशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक असम अकॉर्ड साइन हुआ 1985 के अंदर, क्योंकि लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें इतनी प्रॉब्लम थी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व किया जाए। तो उसे रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया, एक असम अकॉर्ड साइन किया गया इन 1985। तो ये जो असम अकॉर्ड है, इसे किस किस ने साइन किया था? इसे राजीव गांधी लेड सेंटर गवर्नमेंट ने, असम गवर्नमेंट, और जो मेन ड्राइवर्स थे इस एजिटेशन के, विच इज़ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन एंड ऑल असम गाना संग्राम परिषद, इन सब ने साइन किया था। और ये प्रॉमिस किया गया था इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। तो जो भी फॉरेनर्स जो कि एंटर हुए हैं स्टेट के अंदर आफ्टर मार्च 24, 1971, उन सभी को जो है इलीगल इमिग्रेंट्स मान के जो है उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। और ये जो इशू है वो सिर्फ अकॉर्ड साइन करने से ही रिजॉल्व नहीं हो गया। इसके बाद एक NRC भी लाई गई थी, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो ये इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है इसे रिजॉल्व किया जाए। अब ये जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है, इसे 2 बार किया गया था, एक बार 1951 के अंदर और दूसरी बार 2019 के अंदर। 2019 वही ईयर है जब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो लाया गया था, ताकि असम अकॉर्ड में जो प्रोमिसेस किए गए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सके। बट ये सब कुछ करने के बावजूद भी असम के लोगों की जो डिमांड थी उसका अब उल्टा होने जा रहा है, क्योंकि CA के जो अभी नए रूल्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं उससे जो वेस्ट बंगाल के अंदर कम्युनिटीज़ हैं वो तो बहुत खुश हैं, वो सेलिब्रेट कर रही हैं, पर जो असम है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिकॉज असम हैज़ अ लॉन्ग वायलेंट हिस्ट्री ऑफ एजिटेशन
अगेंस्ट बंगाली स्पीकिंग इमिग्रेंट्स। इसीलिए जब इन रूल्स को नोटिफाई किया गया था तो काफ़ी सारी जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एक पीसफुल मास प्रोटेस्ट की थी। इसके अलावा असम की जो 15 पार्टी यूनाइटेड अपोजिशन फोरम है उन्होंने भी अनाउंस किया था कि वो हड़ताल करेंगे। तो वी कैन क्लियरली सी कि असम के जो लोग हैं वो इस CAA के जो नए रूल्स हैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। बट आई वॉज वंडरिंग कि आखिर CAA के जो नए रूल्स आए हैं उसमें ऐसा क्या गिवन है जिससे असम को इतनी प्रॉब्लम है, ऐसा क्या रूल्स कह रहे हैं। तो ये जो नए रूल्स हैं इनका मेन एम है कि जो सिटीज़नशिप का प्रोसेस है फॉर नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान वो जल्दी हो सके, एक्सपीडाइट कर सकें उस प्रोसेस को। यानी वो लोग जो इंडिया के अंदर आए थे ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 उनको जो सिटीज़नशिप ग्रांट होने का पूरा प्रोसेस है वो जल्द से जल्द हो सके। अब जो पूरा इंडिया जिस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो ये है कि इसके अंदर जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं उन्हें शामिल नहीं किया है। तो जो भी नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान उन सभी को ये सिटीज़नशिप मिलेगी। अब असम के लोगों का क्या प्रॉब्लम है, उनका कहना है कि जो लोग 1971 के अंदर आए थे हम उन्हीं के आने पे झगड़ा कर रहे हैं, आपने तो वो ईयर और आगे बढ़ा दिया है। यानी इन रूल्स के अकॉर्डिंग तो 2014 से पहले या 2014 तक जो भी आया था उन सबको इंडिया के अंदर जो है सिटीज़नशिप मिल जाएगी जो भी नॉन मुस्लिम ग्रुप है। तो वो इस बात से खुश नहीं है। उनका कहना है कि हमें 1971 वालों से प्रॉब्लम थी और इस चीज़ को जो है और जो ईयर है वो आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि अगर हम नेचुरलाइजेशन प्रोसेस की बात करें कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कैसे सिटीज़नशिप मिलती है तो उस केस में 12 ईयर्स लगते हैं अगर किसी को इंडिया की सिटीज़नशिप चाहिए। लेकिन जो CAA है वो इस पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर रहा है। इसके अलावा ये जो नया लॉ है उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी इमिग्रेंट अगर वो इंडिया में रहा है फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इन दी प्रिसीडिंग 12 मंथ्स, यानी पिछले 12 महीने में अगर वो 1 साल पूरा जो है इंडिया में रहा है एंड अ क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स विद इन दी पास्ट 14 ईयर्स, तो उस केस में भी जो है उसे इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। यानी पिछले 14 साल में अगर कोई भी इमिग्रेंट 5 साल भी इंडिया के अंदर रहा है तो भी उसे सिटीज़नशिप मिल जाएगी, और अगर वो पिछले 1 साल में 12 महीने रहा है इंडिया के अंदर तो भी जो है उसे इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। तो ये जो CAA है ये किस किस को सिटीज़नशिप दे रहा है, टू द बिगेस्ट ब्लॉक यानी जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं इन वेस्ट बंगाल एंड असम उनको तो मिल ही रही है। इसके अलावा जो हिंदू और सिख माइग्रेंट्स हैं जो कि सेटल्ड हैं इन दिल्ली, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द पार्टीशन, उन सबको भी जो है सिटीज़नशिप मिलेगी। मगर इस CAA से जो असम का एक सेक्शन है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो असम है, ये जो हमारा स्टेट है, इट हैज़ इट्स यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी, डेमोग्राफिक्स, और इसी वजह से जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीज़न है वो भी कराया गया था ताकि ये पॉइंट आउट किया जा सके कि कौन असम का लोकल है और कौन जो है इमिग्रेंट्स हैं। बट अब इस CAA की वजह से उन्हें लग रहा है कि ये एक डायरेक्ट थ्रेट है उनकी डेमोग्राफिक्स के लिए, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए। इसके अलावा जो दूसरा इशू है जो कि असम में देखा जा रहा है वो ये है कि अगर किसी को भी इंडिया की सिटीज़नशिप चाहिए उसे अब क्या करना होगा, उसे अपने आप को जो NRC है उसमें रजिस्टर कराना होगा। तो अब वहाँ के असम के लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे बांग्लादेशी जिन्हें बस ये प्रूव करना है कि वो इमिग्रेंट्स हैं, कहाँ से वो आए हैं, वो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं या अफ़गानिस्तान से आए हैं, तो अगर वो ये प्रूव कर देते हैं और वो 2014 या 2014 से पहले आए हैं तो उन्हें ईज़िली इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। तो उन्हें बस इतना प्रूव करना होगा। लेकिन शायद बहुत सारे ऐसे लोग जो कि असम के ही हैं, असम के लोकल हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को NRC के अंदर रजिस्टर नहीं करा पाए हैं तो उन्हें इंडिया की सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। जी हाँ, 2019 के अंदर ये जो NRC की जब एक्सरसाइज हुई थी असम के अंदर तो 19.6 लाख पीपल जो है वो ये प्रूव नहीं कर पाए थे कि वो इंडिया के सिटीज़न हैं। जबकि इस 19.6 लाख पीपल के अंदर 5 से 7 लाख लोग ऐसे थे जो कि बंगाली स्पीकिंग हिंदूज़ थे, जबकि 60,000 पीपल ऐसे थे जो कि असामी स्पीकिंग हिंदूज़ थे। तो इस तरीके से ये जो CAA है वो असम के लोगों के लिए एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि क्या पता वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ही अपनी सिटीज़नशिप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये तो बात हो गई कि क्यों जो असम के लोग हैं वो सीए से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, वो नहीं चाहते कि सीए के जो नए रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो। अब एक और इशू जो देखने में आ रहा है, जो कि लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उन सभी में इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है। तो ये जो सीए के रूल्स हैं, बट इसके अगेंस्ट सिर्फ असम ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, बाकी के कुछ क्यों नहीं कह रहे? तो इसका रीज़न ये है कि ये जो सीए का पूरा इशू है ये सिर्फ असम और त्रिपुरा तक ही लिमिटेड है, क्योंकि बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उन सभी पर ये जो सीए का पूरा एक्ट है, जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सभी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उन पे सीए अप्लाई नहीं होगा। और ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं ये इंक्लूडेड हैं इन दी 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वहाँ पर जो एरिया है वो कवर्ड है अंडर द इनर लाइन, जिसे नोटिफाई किया गया है अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। तो इनर लाइन सिस्टम और 6th शेड्यूल की वजह से बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो सीए से बचे हुए हैं, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि असम और त्रिपुरा, इन दोनों पे ही ये दोनों चीज़ें जो है एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए वहाँ के लोगों पर सीए एप्लीकेबल है, ये एनआरसी की गई है। असम पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पर ये जो एनआरसी है ये पूरी कंप्लीट की गई थी, वो भी एक नहीं दो बार। तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट का एरिया अगर हम देखें तो जो सबसे अफेक्टेड स्टेट्स हैं बिकॉज ऑफ सीए है वो है त्रिपुरा एंड असम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इनर लाइन परमिट और 6th शेड्यूल क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर हम इनर लाइन परमिट की बात करें, इनर लाइन सिस्टम की बात करें, तो ये ऑपरेशनल है इन दी 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम एंड मणिपुर। तो ये जो आईएलपी है ये एक स्पेशल परमिट है जो कि उन लोगों को लेनी पड़ती है जो कि इन स्टेट्स के अंदर नहीं रहते। तो अगर वो यहाँ पर आना चाहते हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो उन्हें ये परमिट लेनी पड़ेगी। इनिशियली इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स वाया दी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। ये इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो ट्राइबल हिल एरियाज़ हैं उस रीजन के अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड रहें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और यही सिस्टम कंटिन्यूड रहा इनटू दी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी इंडिपेंडेंस के बाद भी इससे ऐसे ही रहने दिया। इसका मेन एम यही था कि जो वहाँ पर सेटलमेंट है ऑफ अदर इंडियन नेशनल्स, उनको जो है कुछ भी ना हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा जो 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है, वो स्पेशल पावर्स देता है टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, यानी उनके पास जुरिस्डिक्शन है उनकी जो स्पेसिफिक ट्राइबल मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उनके लिए। और ये स्पेशल पावर्स उन्हें इसलिए दी गई थी ताकि वो इंश्योर कर सके डेवलपमेंट और अपनी जो सेल्फ गवर्नेंस है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की उसे बूस्ट कर सके। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का जो असम और त्रिपुरा है वो इस सीए से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि क्यों जो असम है वो सीए से खुश नहीं है, सीए के जो नए रूल्स हैं उससे खुश नहीं है, जबकि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा चाहते थे कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व किया जाए। आई होप दिस इंफॉर्मेशन, दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।